अ वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय लवली स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए जल्दी से बता दीजिए, आप सभी लोग अच्छे हैं ना? बच्चों कैसे हो आप लोग? जल्दी से सभी मैसेज करके बताएंगे। हाँ जी, बिल्कुल फास्ट, बिल्कुल फास्ट। कैसे हैं आप लोग बच्चों? बहुत दिनों के बाद फिर से आप लोगों के समक्ष आपके टीचर रितेश सर आ चुके हैं, है ना? तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए आप सभी लोग कैसे हो बच्चों। चलिए बहुत अच्छी बात है, सभी बच्चे अच्छे हैं। पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रहा है ना बच्चों? देखिए अभी एग्जामिनेशन फॉर्म को आने में थोड़ा समय है, तो ज़रूरी है कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अटेंटिवली पढ़ाई कीजिए, मन लगाकर पढ़ना है आपको, ठीक है? हाँ जी। तो चलिए बच्चों, वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए ताकि और भी स्टूडेंट जुड़ जाएं और आज की क्लास को हम स्टार्ट करें। जल्दी से एक बार वीडियो को शेयर करना है सभी बच्चों को। और हाँ बच्चों, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आप लोग के लिए। यदि अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। वहाँ पर आपको हर एक क्लास का पीडीएफ, नोट्स, टेस्ट पेपर और एग्ज़ाम रेलेवेंट हर एक इन्फॉर्मेशन मिलते रहता है, ठीक है? तो बच्चों इसके लिए आपको जाना होगा टेलीग्राम ऐप पे और वहाँ देखिए, वहाँ सर्च करना होगा स्टडी विथ रितेश। टेलीग्राम ऐप पे जाने के बाद वहाँ सर्च बॉक्स में सर्च करना होगा स्टडी विथ रितेश और आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाना होगा, क्योंकि वहाँ पर आपको देखिए पीडीएफ मिलेगा, नोट्स मिलेगा बच्चों, साथ ही साथ टेस्ट भी लिया जा रहा है। इन दिनों टेस्ट भी अब लिया जाएगा, है ना? तो टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगा वहाँ पे। और साथ ही साथ बच्चों एग्ज़ाम रेलेवेंट हर एक इन्फॉर्मेशन भी दी जाएगी आपको, एग्ज़ाम रेलेवेंट हर एक इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो बच्चों इसका कोई भी चार्ज नहीं लग रहा है, कोई भी चार्ज नहीं है ना? चाहे आपको पीडीएफ दिया जाएगा, नोट्स, टेस्ट सीरीज या एग्ज़ाम रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, इसका कोई भी चार्ज आप लोगों से नहीं लिया जाएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लीजिए, है ना? इसके लिए टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल करना है और सर्च बॉक्स में सर्च करना है स्टडी विथ रितेश और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है। और मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा ताकि आप लोग इजीली ज्वाइन हो जाए। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। जो बच्चे बिहार पैरामेडिकल 2022 की तैयारी बिल्कुल बेसिक से करना चाहते हैं, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से पढ़ना चाहते हैं, तो बच्चों आप लोग के लिए एक न्यू बैच स्टार्ट किया जा रहा है 7 मई से। जी हाँ, 7 मई से एक न्यू बैच स्टार्ट किया जा रहा है। इस बैच में आपको ऑल सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर होंगे। जो भी पढ़ाया जाएगा वो लाइव पढ़ाया जाएगा बच्चों, लाइव क्लास चलेंगी और लाइव क्लास ओवर हो जाने के बाद आपको हर एक क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो, नोट्स, पीडीएफ इत्यादि हर एक चीज़ मिलेगा और वीकली टेस्ट भी होता है। और लास्ट में जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको 15 ईयर्स का प्रीवियस ईयर पेपर भी करवाया जाएगा। तो दोस्तों इस बैच को अवश्य ज्वाइन कर लीजिए। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको इंस्टॉल करना होगा हमारा एप्लीकेशन स्टडी विथ रितेश और अनलॉक करना होगा अपने सभी कोर्सेज को मात्र 499 रुपीज़ में। जी हाँ, मात्र 499 रुपीज़ में आपको यहाँ पे संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी। अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर होंगे, जो भी पढ़ाया जाएगा, नोट्स, रिकॉर्डिंग वीडियो, पीडीएफ हर एक चीज़ आपको मिलेगा। तो दोस्तों इस बैच को ज्वाइन करने के लिए यदि आप और भी अधिक इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप लोग दिए गए नंबर पे हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों आज की क्लास को अब करते हैं स्टार्ट। चलिए बच्चों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। टीपू सुल्तान के शासन काल में मैसूर की राजधानी कहाँ थी? बताना है बेंगलोर, ठाणे, श्रीरंगपट्टनम, हैदराबाद। बच्चों टीपू सुल्तान की बात आई है तो टीपू सुल्तान कौन था? तो टीपू सुल्तान एक महान शासक थे और साथ ही साथ एक योद्धा भी थे और विद्वान भी थे, है ना? तो इनके शासन काल में एक जगह थी मैसूर। तो आपको बताना है उस मैसूर जगह की राजधानी कहाँ थी। बिल्कुल फास्ट आंसर करेंगे प्रत्येक विद्यार्थी, इस प्यारे से और लाजवाब से क्वेश्चन का आंसर करेंगे। जी बिल्कुल फास्ट, जी हाँ बिल्कुल फास्ट तरीके से आंसर करना है प्रत्येक विद्यार्थी को कि भाई टीपू सुल्तान के शासनकाल में मैसूर की राजधानी कहाँ थी। तो जी हाँ, यदि आपने जवाब दिया है श्रीरंगपट्टनम देन आपका आंसर सही है। तो श्रीरंगपट्टनम जो है राजधानी थी मैसूर की, ठीक है? तो मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आ जाता है हर्षवर्धन के काल में, हर्षवर्धन के काल में एक बड़े बौद्ध मठ की स्थापना कहाँ की गई थी? बताना है पाटलिपुत्र में, वैशाली में, कांचीपुरम में या नालंदा में। बिल्कुल फास्ट आंसर करेंगे, सभी स्टूडेंट आंसर करेंगे। हाँ जी बिल्कुल फास्ट, बिल्कुल फास्ट। तो बिल्कुल फास्ट आंसर करेंगे सभी बच्चे।
तो जी हाँ, यदि आपने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी यानी नालंदा, देन आपका आंसर सही है। तो हर्षवर्धन के काल में एक बड़े बौद्ध मठ की स्थापना की गई थी। कहाँ की गई थी? नालंदा में की गई थी। देखिए क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये भी पूछा जाता है, हर्षवर्धन से संबंधित क्वेश्चन क्या पूछा जाता है बच्चों? तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया था। देखिए ये भी क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। पूछ लेता है कि हर्षवर्धन, है ना, हर्षवर्धन के समय, हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री, है ना, हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? बताइएगा। चीनी यात्री भारत आया था, एक चीन का यात्री जो है भारत आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। कौन था वो? हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया? कौन सा बताइएगा? सभी बच्चे बताएंगे बिल्कुल फास्ट। तो जी हाँ, जी हाँ, हैनसांग। जी हाँ, हैनसांग। क्या नाम है इसका? चीनी यात्री का हैनसांग। तो याद रखना है हर्षवर्धन के समय में चीनी यात्री हैनसांग जो है भारत आया था। ठीक है, चलिए चलिए, बहुत सही जवाब आ रहा है आप लोगों का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, इसके बाद अगला प्रश्न आ जाता है, स्वतंत्रता के बाद भारतीय लोकतंत्र के समक्ष मुख्य चुनौती थी। यानी देखिए, स्वतंत्रता के बाद यानी भारत जब स्वतंत्र हो गया था उसके बाद जो है भारतीय लोकतंत्र के समक्ष मुख्य चुनौती क्या थी? गरीबी का उन्मूलन या पर्यावरण संरक्षण या ये सभी या शांति बनाए रखना? जल्दी से बताना है। सभी स्टूडेंट इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल फास्ट, बिल्कुल फास्ट आंसर करना है। मैं जानता हूँ इस क्वेश्चन में अधिकतर बच्चे ऑप्शन सी की तरफ जा रहे होंगे, क्योंकि बच्चे देखते हैं कि ऑप्शन में ये सभी, इनमें से सभी रहता है तो वो उस ऑप्शन को ही टिक लगाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों, आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और उसके बाद ही आंसर करना है ना। बहुत से बच्चे क्वेश्चन को पढ़ते नहीं है, ऑप्शन देखेंगे डी में इनमें सभी है तो लगा देते हैं। तो जी नहीं, ऐसी गलती आपको नहीं करना है ना। जल्दी से बताना है। स्वतंत्रता के बाद भारतीय लोकतंत्र के समक्ष मुख्य चुनौती थी, वो क्या थी? तो वो थी बच्चों शांति बनाए रखना। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी यदि जवाब दे रहे हैं देन आपका आंसर सही है। तो याद रखना है, स्वतंत्रता के बाद भारतीय लोकतंत्र के समक्ष जो सबसे बड़ी चुनौती थी वो शांति बनाए रखना था। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए बच्चों, अगला प्रश्न आ चुका है। दीन ए इलाही निम्न का नाम था। बच्चों दीन ए इलाही किस चीज का नाम था? ये झोपड़ी का नाम था या संत का नाम था या धर्म का नाम था या मस्जिद का नाम था? जल्दी से बताना है। सभी बच्चे आंसर करेंगे जी, बिल्कुल फास्ट, बिल्कुल फास्ट तरीके से आंसर करना है। प्रत्येक विद्यार्थी इस क्वेश्चन का जवाब देंगे। देखिए आपके एग्जामिनेशन में, चाहे वो पैरामेडिकल का एग्ज़ाम हो, आईटीआई का एग्ज़ाम हो, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल जाते हैं। तो जी हाँ, जल्दी से बताइएगा। दीन ए इलाही, दीन ए इलाही ये किस चीज़ का नाम था? तो जी हाँ बच्चों, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी यानी धर्म का, देन आपका आंसर सही है। हाँ जी, सही है। तो आपको याद रखना है बच्चों कि दीन ए इलाही मुगल सम्राट अकबर द्वारा 1581 में चलाए गए एक धर्म का नाम था। क्या मैं बताया बच्चों? ये जो दीन ए इलाही देख रहे हो, दीन ए इलाही, ये मुगल सम्राट अकबर द्वारा 1581 ईस्वी में चलाए गए एक धर्म का नाम था। और दीन ए इलाही का अर्थ होता है क्या? इसका अर्थ क्या होता है? ईश्वरीय धर्म, ईश्वरीय धर्म होता है, ये भी याद रखना है। यानी इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ क्या होता है बच्चों? ईश्वरीय धर्म, ईश्वरीय धर्म होता है इसका अर्थ। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है बच्चों। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, इसके बाद अगला प्रश्न आ जाता है, गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? बताना है। गुप्त साम्राज्य का जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है वो किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को या चंद्रगुप्त प्रथम को या समुद्रगुप्त को या श्रीगुप्त को? जल्दी से बताना है। सभी स्टूडेंट बताएंगे। देखिएगा बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा है कि गुप्त साम्राज्य का जो वास्तविक संस्थापक माना गया है वो किसे माना गया है ना? वास्तविक संस्थापक, जी हाँ, वास्तविक संस्थापक किसे माना गया है? तो चंद्रगुप्त प्रथम को, है ना, चंद्रगुप्त प्रथम को। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए एक चीज़ और भी बता देता हूँ मैं बच्चों, यहाँ पे जो श्रीगुप्त है ना, श्रीगुप्त, इनको पहला गुप्त शासक माना जाता है।
है ना, श्रीगुप्त को पहला गुप्त शासक माना जाता है, लेकिन गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक का जब बात आता है तो वो चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए चलिए बच्चों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए बच्चों, मैं आपको थोड़ा सा और भी बता देता हूँ। ठीक है, देखिए अगर आपसे केवल ये पूछ ले कि गुप्त वंश का संस्थापक, देखिएगा इस क्वेश्चन को अच्छे से लिख लीजिएगा, कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है। अगर ऐसे पूछे कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन है, तब आपको श्रीगुप्त आंसर करना होगा। ठीक है बच्चों, श्रीगुप्त आंसर करना होगा। और यदि पूछे कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक, वास्तविक अगर आ जाए, देखिए गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक, तो वास्तविक संस्थापक में किसका नाम आ जाता है, तो ये चंद्रगुप्त प्रथम का नाम आ जाता है। ठीक है, अगर गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक पूछेगा तब जो है चंद्रगुप्त प्रथम आंसर करना है। ठीक है, जी हाँ, तो गुप्त वंश का संस्थापक पूछे तो श्रीगुप्त, और गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक पूछेगा तो चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, बस इतना ही जानिए। तो क्लियर है ये क्वेश्चन, क्लियर है ना बच्चों? हाँ जी, बताइएगा क्लियर है आप लोगों को? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, पढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न आ चुका है। इंग्लिश चैनल को पार करने वाली एशिया की पहली महिला तैराक कौन है? बताना है इंग्लिश चैनल को पार करने वाली एशिया की पहली महिला तैराक कौन है? बुल्ला चौधरी, आरती शाह, नीलिमा घोष या इनमें से कोई नहीं। बताना है इंग्लिश चैनल को पार करने वाली एशिया की जो पहली महिला तैराक है वो कौन है? तो जी हाँ बच्चों, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी यानी आरती शाह, देन आपका आंसर सही है। तो याद रखना है, आरती शाह जो है इंग्लिश चैनल को पार करने वाली एशिया की, है ना, भारत की नहीं पूरे एशिया की पहली महिला तैराक हैं। ठीक है, चलिए चलिए बच्चों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न आ चुका है। प्लासी युद्ध के समय बंगाल के नवाब कौन थे? सिराजुद्दौला या मीर जाफर या मीर कासिम या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताना है। हाँ जी, जल्दी से बताना है, बिल्कुल फास्ट। प्लासी युद्ध के समय बंगाल के नवाब कौन थे? बिल्कुल फास्ट आंसर करना है। सभी स्टूडेंट इस प्यारे से क्वेश्चन का जवाब देंगे। प्लासी युद्ध जो हुआ था उस समय बंगाल के नवाब, जी हाँ, बंगाल के नवाब कौन थे? तो वेरी गुड, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए यानी सिराजुद्दौला, देन आपका आंसर सही है। तो याद रखना है बच्चों, प्लासी युद्ध के समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था, है ना। और प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को ही पराजित कर मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। लेकिन प्लासी युद्ध के समय बंगाल के नवाब कौन थे? सिराजुद्दौला। अच्छा, प्लासी का युद्ध कब हुआ और किनके बीच हुआ था? क्या आप लोग बता सकते हो? प्लासी का ये युद्ध जो हुआ था ये कब हुआ था? पूछ लिया जाता है। बस आप लोग ये बता दीजिएगा ना। तो एक मैं बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा सॉन्ग सुनाऊंगा आपको। सॉन्ग सुनना चाहेंगे आप लोग? जल्दी से एक बार कमेंट में बोलिएगा बच्चों, क्या आप लोग एक सॉन्ग सुनना चाहेंगे मेरे द्वारा? सभी बच्चे बोलेंगे हाँ जी, बिल्कुल फास्ट। ओके ओके, तो चलिए जल्दी से बता दीजिए, तभी सुनाऊंगा। हाँ जी, तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था बच्चों? बता दीजिए, ईस्वी बता दीजिए। तो जी हाँ, कब हुआ था? तो ये हुआ था बच्चों 23 जून 1757 ईस्वी में। जी हाँ, सही जवाब है। तो 23 जून 1757 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और किन के बीच हुआ था बच्चों? तो ये युद्ध रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। किसके बीच हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला। ठीक है, तो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में युद्ध लड़ा गया था, है ना। तो इस युद्ध में जो है रॉबर्ट क्लाइव ने जो है सिराजुद्दौला को पराजित करके, हरा के मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया था। ठीक है, हाँ जी, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो चलिए एक प्यारा सा सॉन्ग आप लोगों के लिए। ठीक है, खामोशियाँ सुनते कब तक रहेंगे हम, मौका है होठों से आज कुछ तो कहो। बड़ी मुख्तसर सी है ये जिंदगी यारा, जरा पास आ जाओ
सोचते ना रहो, तुम अपना लो ये ठुकरा दो, तुम्हें हक फैसला का है, हमें क्यों पूछते हो तुम, हमारे हाथ में क्या है, कि हम तो कर चुके जाना तुम्हें हर सांस में शामिल, दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल। थैंक यू ऑल ऑफ यू। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न आ चुका है, किसके शासन काल में इब्न बतूता भारत आया था? बताना है किसके शासन काल में इब्न बतूता भारत आया था। अलाउद्दीन खिलजी या गयासुद्दीन तुगलक या शेरशाह सूरी या मोहम्मद बिन तुगलक? जल्दी से बताइएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। किसके शासन काल में? जी हाँ, किसके शासन काल में इब्न बतूता भारत आया था? जी हाँ, बिल्कुल फास्ट बताना है। सभी स्टूडेंट बताएंगे जी बिल्कुल फास्ट। किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया? जी हाँ, बिल्कुल फास्ट। तो वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आपने जवाब दिया है मोहम्मद बिन तुगलक, देन आपका आंसर सही है ना? सही जवाब है। तो बच्चों, आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाए, इब्न बतूता जो है ये एक देश मोरक्को है, वहीं से आया था। ठीक है, तो इब्न बतूता मोरक्को मोरक्को का यात्री था। मोरक्को का यात्री था जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, अब देखिए बच्चों, यहाँ पे बात आई है मोहम्मद बिन तुगलक की, तो एक क्वेश्चन इनसे रिलेटेड और भी हो जाता है। एक क्वेश्चन बच्चों इस प्रकार बन जाता है कि किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? देखिए, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। लिखना है किस शासक ने, जी हाँ, किस शासक ने अपनी राजधानी, जी हाँ, किस शासक ने अपनी राजधानी, किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तित की थी, यानी स्थानांतरित की थी? बताइएगा कौन से शासक थे, यानी कौन से शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तित कर ली थी, यानी स्थानांतरित कर ली थी, चेंज कर ली थी, है ना? पहले दिल्ली थी तो दिल्ली से दौलताबाद ले गया वो अपनी राजधानी को। तो जी हाँ दोस्तों, कौन सा शासक था? ये मोहम्मद बिन तुगलक ही था, है ना? मोहम्मद बिन तुगलक ही था, आपको याद रखना है। देखिए बच्चों, यहाँ पे शेरशाह सूरी के बारे में भी जान लेते हैं कुछ। तो एक क्वेश्चन आपके पैरामेडिकल के एग्जाम में पूछा जा चुका है कि भाई शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? ये तो आप सभी जानते होंगे, ये तो आप सभी जानते होंगे, और उम्मीद है हर एक स्टूडेंट इस प्यारे से क्वेश्चन का सही आंसर देंगे। बताइए तो, शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी का मकबरा, जी हाँ, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो ये बिहार के सासाराम के ज़िले में है। कहाँ है? सासाराम, बिहार के सासाराम, बिहार के सासाराम ज़िले में है। ठीक है, शेरशाह सूरी का मकबरा। चलिए बच्चों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, एक और पूछा था, बीबी का मकबरा कहाँ है? क्या बता सकते हैं आप लोग? बीबी का मकबरा, बीबी का मकबरा ये कहाँ है? बीबी का मकबरा कहाँ है? बता सकते हैं बीबी का मकबरा? तो जी हाँ, कहाँ है? तो बीबी का मकबरा जो है ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में है। ठीक है, तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। कहाँ है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है, औरंगाबाद। ठीक है, हाँ, औरंगाबाद लिख लीजिएगा अच्छे से बच्चों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न आ चुका है आपकी स्क्रीन पे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। प्रश्न है पर्वत केटू। यहाँ पे क्वेश्चन है बच्चों, पर्वत केटू डैश के नाम से भी जाना जाता है। बच्चों, माउंटेन केटू जो है इसको और एक नाम से जानते हैं हम लोग, वो कौन सा नाम है? एवरेस्ट, नंगा पर्वत, गॉडविन ऑस्टिन या नंदा देवी? जल्दी से बताइएगा, सभी स्टूडेंट बताएंगे। जी हाँ, इस प्यारे सी क्वेश्चन का आंसर आप सभी स्टूडेंट करेंगे कि पर्वत केटू को और किस नाम से जाना जाता है। तो जी हाँ बच्चों, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन सी, देन आपका आंसर सही है। तो बच्चों, यहाँ पे पर्वत केटू है, पर्वत जो केटू है इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं। कौन से नाम से? गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, गॉडविन ऑस्टिन के भी नाम से इसको हम लोग जानते हैं। तो याद रखना है, जम्मू कश्मीर में स्थित माउंट केटू, जिसे गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है, और ये भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। अगर आपसे पूछे बच्चों कि भारत का
सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर के नाम से किसको जानते हैं हम लोग? तो ये जानते हैं K2 को, जिसका एक और नाम अभी मैंने बताया क्या है, गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, तो ये प्रश्न आपको याद रखना है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, बता सकते हैं? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत, जी हाँ, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? बिल्कुल फास्ट। तो जी हाँ, ये तो सभी जानते होंगे कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो ये माउंट एवरेस्ट है, और नेपाल में है ये। और नेपाल में इसको किस नाम से जाना जाता है? सागरमाथा, है ना। यानी यहाँ पर जान लीजिए, विश्व में सबसे ऊंचा पर्वत, विश्व में सबसे ऊंचा पर्वत, विश्व में जो सबसे ऊंचा पर्वत है कौन सा है? माउंट एवरेस्ट में। और कहाँ है, किस देश में है? तो नेपाल में है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, माउंट एवरेस्ट है, और ये कहाँ है बच्चों? नेपाल में है। और नेपाल में इसको किस नाम से जानते हैं हम लोग? सागर माथा। ये भी याद रखना है, नेपाल में इसको सागर माथा के नाम से जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, इसके बाद अगला प्रश्न है, क्वेश्चन है, भारत के किस स्थान पर सबसे अधिक वर्षा होती है? तो वैसा स्थान जहाँ पे सबसे अधिक वर्षा होगी, ईटानगर या मासिनराम या चेरापूंजी या तेजपुर? जल्दी से जवाब देना है, सभी स्टूडेंट आंसर करेंगे। जी हाँ, भारत के किस स्थान पर जो है सबसे अधिक वर्षा होती है? भारत के किस स्थान पर सबसे तेजी वर्षा होती है, सबसे अधिक वर्षा होगी वहाँ पे? बताइए कौन सा स्थान है वो भारत का? तो जी हाँ, कौन सा स्थान है? तो मासिन राम है, यानी ऑप्शन नंबर बी यदि आप लोग जवाब दे रहे हैं देन आपका आंसर सही है। ठीक है बच्चों, तो याद रखना है, मेघालय के मासिन राम में सर्वाधिक वर्षा होती है। ठीक है, और अगर प्रश्न इस प्रकार पूछते कि भाई आपको बताना है, यहाँ पे उल्टा पूछते यानी भारत के किस स्थान पर सबसे कम वर्षा होती है, देन क्या आंसर दीजिएगा? मान के चलिए क्वेश्चन पूछते कि भारत में सबसे कम, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान, जी हाँ, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? बताइए, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो ये हमारा लेह है, लेह नगर है। और ये कहाँ है बच्चों? तो लेह नगर जो है ये पूर्वी जम्मू कश्मीर राज्य के उत्तरी भारत में स्थित है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, पूछे जा सकते हैं ऐसे प्रश्न। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास यदि इंटरेस्टिंग लगी हो, अच्छी लगी हो, तो इस क्लास को एक लाइक दे दीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, और इस क्लास का फीडबैक भी अवश्य दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में नई जोश नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, टेक केयर।